सो हे गाइस, वेलकम टू टिकटॉक। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, क्यों होता है, उसका पूरा प्रोसीड्योर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मेनली जॉन्डिस क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा स्किन का कलर, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर और या हमारा जो आंखों में स्क्लेरा होता है उसका कलर येलो हो जाता है। तो तभी हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार किसी भी हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो हाई हो जाता है, तो फर्स्ट मेनली क्या है, बिलीरुबिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। तो मेनली ये मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा बिलीरुबिन का जो अमाउंट है हमारा बॉडी का वो क्या है, 0.2 to 1.2 mg/dl। यह है हमारा बॉडी का नॉर्मल बिलीरुबिन अमाउंट। ठीक है, 0.2 to 1.2। तो अगर मैं मान लूँ ये 0.2 है, ये 1.2 है, तो अगर बिलीरुबिन का अमाउंट यह तक आता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बिलीरुबिन का अमाउंट आई थिंक आप समझ लीजिए 2.5 चला गया, ठीक है, या इतना तक बढ़ गया, तो ये जो इंक्रीज अमाउंट है, नॉर्मल ये था, ये बढ़कर ऐसा हो गया, तो ये जो इंक्रीज अमाउंट है बिलीरुबिन का, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अगर बिलीरुबिन का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब बिलीरुबिन का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन हमारे बॉडी में आता कहाँ से है, ये अब हम जानेंगे। तो जो नॉर्मल बिलीरुबिन हमारे बॉडी के अंदर आता है, नॉर्मली वो कहाँ से आता है, आरबीसी सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल, उसके ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये एक आरबीसी सेल है, तो इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो हमें क्या मिलेगा, बिलीरुबिन। ओके, ब्रेकडाउन के बाद समझ आए। तो इस आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, मेनली आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन के अंदर, और भी बहुत जगह है जैसे कि लीवर में, बोन मैरो के अंदर, लेकिन मेनली आरबीसी सेल का डिस्ट्रैक्शन और ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है, स्प्लीन के। ठीक है, तो स्प्लीन में क्यों होता है, हमें पता है आरबीसी सेल का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद किसी भी आरबीसी सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर या लीवर सेल के अंदर ही क्यों हमें आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। एज एग्जाम्पल ये स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल होता है ना, वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत नैरो होता है, बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, तो अगर क्या हुआ, जो नॉर्मल आरबीसी सेल है, जो न्यू प्रोड्यूस आरबीसी सेल, नॉर्मल आरबीसी सेल है, वो आरबीसी सेल जब इस नैरो कैपिलरी के अंदर से जाएगा तो आरबीसी सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये जो मेम्ब्रेन होता है आरबीसी सेल का, ये बहुत ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल आरबीसी सेल अगर किसी भी नैरो ब्लड वेसल के अंदर से जाएगा तो वो इस फ्लेक्सिबिलिटी के क्या होगा, ये इसके आर पर चला जाएगा, ये से अंदर जाए और यहाँ से निकल गया। तो लेकिन 120 डेज के बाद आरबीसी सेल में क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। क्यों डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि आरबीसी सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो आरबीसी सेल के जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। इसके वजह से 120 डेज के बाद में आरबीसी सेल का जो ये मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस हो जाता है। तो 120 डेज के बाद जब कोई आरबीसी सेल कोई भी नैरो कैपिलरी के अंदर से जाएगा, तो जब वो फ्लेक्सिबिलिटी था तो वो स्क्वीजिंग करके इससे बाहर निकल जा पा रहा था, लेकिन जब 120 डेज के बाद इसका
मेम्ब्रेन क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं रहा। इसके वजह से क्या होगा, जब वो आरबीसी सेल किसी भी नैरो ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा, वो यहाँ पर स्टक हो जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगा, यह इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर बहुत देर से किसी भी आरबीसी सेल किसी भी ब्लड वेसल के अंदर स्टक हो गया, तो स्प्लीन में क्या होता है, बहुत सारे मैक्रोफेजेस होता है। ब्लड वेसल के चार पास बहुत सारे हमको क्या दिखेंगे, मैक्रोफेजेस। ये क्या आप करेंगे, जब भी कोई भी आरबीसी सेल बहुत देर तक किसी भी एक जगह पर अटक गया है, तो उसको वो अभी एनग्लव कर देगा। तो आरबीसी सेल को खा कौन लेगा, वो मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम ही होता है कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई जो वेस्ट मॉलिक्यूल को वो क्या इनग्लव कर लेता है। तो उस आरबीसी सेल जो 120 डेज के बाद वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो गया था और वो किसी भी नैरो ब्लड वेसल के अंदर स्टक हो गया था, उसको क्या करेगा, वो मैक्रोफेजेस इनग्लव कर लेगा। ठीक है, तो एक आरबीसी सेल के अंदर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए ये एक आरबीसी सेल है। ठीक है, एक आरबीसी सेल के अंदर लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है अंदर। ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन हो गया, आरबीसी सेल का मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर और एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी सेल के अंदर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दिखेगा, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दिखेगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या क्या पार्ट से बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है पायरल रिंग से। देखिए ये है एक पायरल रिंग, तो ऐसे ही 4 पायरल रिंग से मैं लिख दे रहा हूं, पायरल रिंग्स। ओके, तो ऐसे ही 4 पायरल रिंग से बनता है प्रोटोपोपायरिन। तो समझ लीजिए ये एक पायरल रिंग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 14। ये जब 4 पायरल रिंग एक साथ होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, तो एक रिंग को हम कहते हैं पायरल रिंग। जब ये पायरल रिंग एक साथ 4 होकर एक हो जाएगा तब हम उसको कहेंगे प्रोटोपोरफायरिन। ओके, तो मान लीजिए ये एक पायरल रिंग, 2 पायरल रिंग, 3 पायरल रिंग, 4 पायरल रिंग। ठीक है, ये एक साथ है। अगर इसके अंदर क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आयरन आ जाता है, आयरन एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, अगर इसके अंदर आयरन आ जाता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है हीम। समझ आया? तो हीमोग्लोबिन बनता है पायरल रिंग से। 4 पायरल रिंग एक साथ में क्या कहता है, प्रोटोपोरफायरिन। तो प्रोटोपोरफायरिन के अंदर अगर आयरन मॉलिक्यूल आ जाता है, वो एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को नाम कहते हैं हम हीम। और अगर इसी हीम मॉलिक्यूल के अंदर एक हम एक्स्ट्रा ग्लोब्यूल चेन अटैच कर देते हैं, यह ग्लोब्यूलर चेन है। ठीक है, ये मेनली एमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक हीम का कैसे हुआ, एक प्रोटोपोरफायरिन है, उसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल आया तो हम इसको कहते हैं हीम। अगर ये है एक हीम मॉलिक्यूल, तो एक हीम मॉलिक्यूल के साइड में अगर कोई भी एमाइनो एसिड से बना हुआ ग्लोब्यूलर चेन आ जाता है तो हम इसको क्या क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हम इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एक मोनोमर स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। तो मेनली हीमोग्लोबिन जो आरबीसी सेल के अंदर रहता है वो टेट्रामर में रहता है। लाइक समझ लीजिए, एक सेकेंड, ये 4 प्रोटोपोरफायरिन हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या दे दे रहे हैं, आयरन मॉलिक्यूल दे दे रहे हैं। अब इसका नाम क्या हो गया, हीम। अब हम इसके अंदर क्या अटैच कर दे रहे हैं, ग्लोब्यूलर चेन। तो अब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। तो
अगर तो नॉर्मली आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कैसे रहता है, ये 4 मॉलिक्यूल एक साथ में रहता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन टेट्रामर। तो हम इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन टेट्रामर, ठीक है, टेट्रामर। ऐसे ही इसलिए हीमोग्लोबिन का जो साइन होता है वो है HB हीमोग्लोबिन 4, हीमोग्लोबिन 4, ठीक है। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 4 हीम होता है और उसका अंदर 4 ग्लोबिन चेन होता है। टोटली इसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन टेट्रामर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होता है, मैक्रोफेजेस जब किसी भी आरबीसी मॉलिक्यूल को इनग्लब कर लेता है तो वो आरबीसी मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होकर बिलीरुबिन का प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए ये एक क्या है, ओल्ड आरबीसी सेल हो गया, जिसको किसी भी मैक्रोफेजेस ने इनगल्ब कर लिया है, क्योंकि वो 120 डेज का बाद वो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो सभी डीनेचुरेशन हो गया। इसके वजह से इसको आप बॉडी में कोई जगह नहीं, इसको आप बॉडी क्या करेगा, बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो एक ओल्ड आरबीसी सेल, मैंने क्या कहा, एक आरबीसी सेल के अंदर क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता है, ठीक है। तो पहले मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है। मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन 2 भाग में होता है, एक प्रोटीन, एक लिपिड। लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, फ्री फैटी एसिड बनता है, और जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उसके साथ क्या बनता है, एमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल भी ब्रेकडाउन के बाद क्या बनेगा, एमाइनो एसिड, ठीक है। अब हम आता है हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हो गया प्रोटोपोफायरिन। प्रोटोपोफायरिन के अंदर ये हो गया आयरन मॉलिक्यूल, और इसमें क्या अटैच है, एक ग्लोब्यूलर चेन जो एमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। ये ग्लोब्यूलर चेन फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लोब्यूलर चेन एमाइनो एसिड से बनता है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये किस में बदल जाएगा, एमाइनो एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर का क्या होगा, इस स्ट्रक्चर 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक जो प्रोटोपोफायरिन होता है वो अलग हो जाएगा, और एक आयरन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे आयरन का क्या होगा। तो आयरन मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होगा, आयरन मॉलिक्यूल के साथ एक प्रोटीन ऐड होगा जिसको कहते हैं एपोफेरिटिन। ये आयरन मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं एपोफेरिटिन। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जब आयरन से ऐड हो जाएगा तो क्या निकलेगा, फेरिटिन। ये भी एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। ये फेरिटिन, बहुत सारे ऐसे फेरिटिन एक साथ में रहता है स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर सब आयरन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इस टोटल को हम क्या कहते हैं, हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन, इसको हम क्या कहता है, हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन क्या है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। आयरन हमारे बॉडी में जिस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है उसको हम कहता है, क्या कहते हैं, हीमोसिड्रिन, ठीक है। तो पहले आयरन का ब्रेकडाउन हुआ, आयरन अलग हो गया, आयरन के साथ क्या अटैच हुआ, एपोफेरिटिन। एपोफेरिटिन के अटैच के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिटिन में। और ऐसे ही बहुत सारे फेरिटिन मॉलिक्यूल एक साथ में हम कहते हैं हीमोसिड्रिन, जो होता है आयरन का स्टोरेज फॉर्म कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब जो हीमोग्लोबिन का ये जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग है, इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये अभी कन्वर्ट होगा किस में, बिलीवर्डिन में, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है बिलीवर्डिन में, ठीक है। तो ये जो प्रोटोपोफायरिन है, प्रोटोपोफायरिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, बिलीवर्डिन में, ठीक है। तो बिलीवर्डिन, ये प्रोटोपोफायरिन से बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होने में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसको हम कहते हैं
हीम ऑक्सीजिनेज, क्या कहते हैं, हीम ऑक्सीजिनेज। ये हीम ऑक्सीजिनेज प्रोटोफोफाइरिन को बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी ये बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बिलीरुबिन में। ठीक है, तो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट होने में भी एक एंजाइम है जो हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ये एंजाइम क्या करता है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, बिलीरुबिन। तो मैंने बोला था आरबीसी सेल का ब्रेकडाउन होने के बाद जो क्या प्रोडक्ट निकलता है फाइनली, बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन का अमाउंट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तभी क्या होता है, येलोस डिस्कलरेशन दिखता है। कहाँ पर, स्क्लेरा में, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है, हमारे स्किन के अंदर। तो तभी हम इसको क्या नाम देते हैं, जॉन्डिस। अभी हम इसको क्या कहते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन कैसे हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होके बॉडी से बाहर निकलता है, जो स्टोर रह जाता है वो कैसे जॉन्डिस बनाता है, तो वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है।